अब हम देखना चाहते हैं कि परसेप्चुअल मैप को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट कैटेगरी होगी जिसमें हमारा अपना ब्रांड और हमारे जो कंपटीटर ब्रांड्स हैं उनकी एक लिस्ट होगी। उसके बाद हम जो एट्रीब्यूट एक्सेस हैं और जो रिलेटेड डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनकी सिलेक्शन करेंगे। फिर एक अप्रोप्रिएट स्केल लेंगे जिसके ऊपर हमने मेजरमेंट करनी है और फाइनली जो हमारे कंपेटिटिव सेट्स हैं राइवल्स के, जिसमें हमारे इमीडिएट कंपेटिटर्स भी हैं और इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स भी हैं, उनको हम देखेंगे और यूं एक परसेप्चुअल मैप बनेगा। एट्रीब्यूट्स में हमने ये ज़हन में रखना है कि जो हमारी टारगेट मार्केट है उससे मोस्ट रेलिवेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी हमने सिलेक्शन करनी है। और हर एट्रीब्यूट जो है उसमें हम पेयर की शक्ल में लेते हैं, एक एट्रीब्यूट और एक उसका जो बिल्कुल अपोजिट एट्रीब्यूट है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ हाई क्वालिटी है और दूसरी तरफ लो क्वालिटी है। नीचे भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ब्रॉड चॉइस है, नैरो चॉइस है, स्टाइलिश है, फंक्शनल है, मॉडर्न है, ट्रेडिशन है, मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है। ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स दिए गए वो ब्रांड या प्रोडक्ट के हैं और ये हमारी जो टारगेट मार्केट है उससे रेलेवेंट हमने सेलेक्ट करने हैं। अ ब्रांड कुड बी एक्साइटिंग, ऑन द अदर हैंड अ ब्रांड कुड बी बोरिंग, अ ब्रांड कुड बी यूथफुल या ओल्डर। तो इस तरह से हम अपने एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन करेंगे। हमने एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन जो है वो कैजुअल वे में नहीं करनी, बल्कि ऐसे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना है जो डिटर्मिनेंट हैं, जो डिसीजन मेकिंग में मदद देते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले कुछ डेफिनेशंस जो है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज फीचर। फीचर से मुराद वो कोई भी ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक है जो आपकी प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करती है, जो उसे डिस्टिंग्विश करती है। मिसाल के तौर पे शेप है, साइज है, या इसके अलावा भी हो सकते हैं। फिर है बेनिफिट। बेनिफिट से मुराद है वो वैल्यू जो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को दे रही है, जैसे इट कुड बी कंफर्ट, इट कुड बी ईज, इट कुड बी लॉन्ग लाइफ, या कुछ और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। और तीसरी चीज एट्रीब्यूट है जो कि फीचर्स और बेनिफिट्स का कॉम्बिनेशन है। दोनों को जमा करेंगे तो वो एक एट्रीब्यूट बनेगा, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को जमा करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट बनेगी। जैसे आप राइट साइड पे फिगर में देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसका एट्रीब्यूट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इससे ज्यादा हो सकते हैं। ये सारे मिलके एक प्रोडक्ट बनते हैं। टेबल में अगर आप देखें तो एक चेयर की एग्जांपल दी गई है जिसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। फीचर्स भी हैं, फीचर्स में शेप है, साइज है, कलर है, मटेरियल है, इसके अलावा हो सकते हैं। और बेनिफिट्स ऑफ चेयर में कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, डेकोरेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, इसके अलावा हो सकते हैं। तो इन फीचर्स और बेनिफिट्स को ऐड अप करेंगे तो एक चेयर यानी प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। अब ये एट्रीब्यूट्स दो तरह के होते हैं। एक वो एट्रीब्यूट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट में लाजमन होने चाहिए अगर उस प्रोडक्ट को हमने कंसिडर करना है। और दूसरे वो एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम डिटर्मिनेट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये हमें जो बाइंग डिसीजन है उसमें मदद देते हैं। यानी आप ये कह लें कि पहला सेट उन एट्रीब्यूट्स का है कि जो जिनके बगैर हम प्रोडक्ट को बाइंग के लिए कंसीडर ही नहीं करेंगे, और दूसरा सेट उनका है जिनकी बेस पे हम डिसीजन करेंगे इसको खरीदना है। नीचे एक एयरलाइन की एग्जांपल दी गई है और इसमें अगर आप लेफ्ट कॉलम जो है वो देखें, कोर सर्विस विच इज़ अ मस्ट एट्रीब्यूट और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, और वह है फ्लाइंग पीपल टू सर्टेन डेस्टिनेशंस। यानी हर एयरलाइन जो है उसमें एक लाजमी फैक्टर ये होगा कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, और ये सब में कॉमन है। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होगी किसी भी फ्लाइट की सिलेक्शन की, वो राइट साइड वाले जिन्हें आप डिटर्मिनेंट फैक्टर्स या डिसीजन एट्रीब्यूट्स कहते हैं उनकी बेस पे होगी, जो कि मुख्तलिफ एयरलाइंस की मुख्तलिफ हैं। ये उनको अपनी पोजीशन जो है वो बनाने में मदद दे रही हैं। जैसे यूनाइटेड एयरलाइंस वाले कहते हैं सीट स्पेस एंड लेग रूम, यानी इनकी जो सीट्स हैं वो खुली डुली हैं, आप आराम से बैठ के, लेट के, एक इजी पोजीशन में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जबकि जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस हैं ये कहते हैं एबिलिटी टू यूज लैपटॉप एंड सेल फोन ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये आपको एक फ़ायदा ये दे रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना रास्ते में मोबाइल फ़ोन, अपने जो सेल फ़ोन है, अपने जो लैपटॉप है वो उस पे काम कर सकते हैं, आपका जो टाइम सेविंग है वो हो सकती है। जबकि एयर न्यूजीलैंड जो है वो पोजीशन करते हैं कि हमारा जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो यूं मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, सभी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, मस्ट एट्रीब्यूट है। लेकिन जो इनके डिटर्मिनेट एट्रीब्यूट्स हैं वो हर एक के मुख्तलिफ हैं, जिसकी बेस पे आप डिसीजन करेंगे। वंस हम एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि हमारे डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, हम देख चुके हैं कि हमारी जो टारगेट मार्केट से रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं, और वो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो फिर हम एक स्केल सिलेक्शन जो है वो करेंगे, और यूजुअली इसमें जो स्केल है वो एक सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इस्तेमाल होता है, जिसमें दो अपोजिट डायमेंशंस हैं और उनके दरमियान में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
यहाँ पे हमें दो तरह के स्केल्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल स्केल है उसमें हार्ड टू यूज़ एक साइड पे और इजी टू यूज़ दूसरी साइड पे है, और दरमियान में कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4, और 5 जो है मिड ऑफ द वे है, फिर 6 7 8 9। इसी तरह से जो वर्टिकल स्केल है उस पे नॉट सो स्मार्ट टू स्मार्ट है, दरमियान में नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, मिड ऑफ द वे है 6 7 8 9। तो जब आप इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस में फिक्स करेंगे तो जो 5 है यानी मिड ऑफ द वे है, ये आपका एक सेंटर पॉइंट या ओरिजिन बन जाएगा, और यूं चार क्वाड्रेंट्स आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। और जब हम ब्रांड्स की मेजरमेंट करेंगे तो वो अपनी पोजीशन के एतबार से इन चार क्वाड्रेंट्स में कहीं ना कहीं लाई कर रहे होंगे। इसके बाद आते हैं कंपेटिटिव सेट्स, जिनको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन का पता हो। जो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है वो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की बेस पे होता है, जैसे कि कोक और पेप्सी जो हैं ये एक दूसरे के डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं क्योंकि दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह की हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं ये बेस करता है कस्टमर नीड के ऊपर। जैसे अगर प्यास लगी है किसी को तो वो कोक, पेप्सी, जूस, पानी, दूध, मिल्क शेक कुछ भी पी सकता है। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं, ये जिन्हें आप अल्टरनेटिव्स भी कह सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पोजीशनिंग में कि हमें अपने डायरेक्ट कंपटीशन का भी पता हो और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स का भी पता हो। जो बेवरेजेस हैं अगर हम उनकी मिसाल ले लें तो जो कस्टमर की नीड्स हैं वो मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, और बेस्ड ऑन डैट हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। जैसे इट कुड बी थर्स्ट, इट कुड बी एनर्जी, रिफ्रेशमेंट, सोशल स्टेटस, अल्कोहल मिक्सर, या बेवरेज विद अ मील, या ये हंगर भी हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर हम एक मिसाल लें बेवरेजेस की, और जो नीड है वो थर्स्ट है यानी प्यास बुझाने के लिए जो बेवरेजेस हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये जो परसेप्चुअल मैप है यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो राइवल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर इसकी दो डायमेंशंस को देखें तो वर्टिकल डायमेंशन है कोल्ड एंड हॉट, और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो हैवी एंड लाइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपेटिटर्स में जूसेस भी हैं, वाटर भी है, एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट ड्रिंक्स हैं, मिल्क शेक्स हैं, टी है, कॉफ़ी है, अल्कोहल बेवरेजेस हैं, और इवन आइसक्रीम भी इसमें कंसिडर की जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा पूल जो है वो कंपेटिटर्स का बन जाता है। लास्ट स्लाइड में जो आपने प्रोडक्ट्स देखी जो कि थर्स्ट को सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो यहाँ पे उनके कंपेटिटिव सेट्स दिखाए गए हैं। कंपेटिटिव सेट से मुराद है वो प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हैं, जिनकी पोजीशन बड़ी सिमिलर है, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स बड़ी मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पे आइसक्रीम और आइस ब्लॉक जो है ये सिमिलर हैं, मिल्क बेस्ड जो शेक्स हैं या जूसेस हैं ये सिमिलर हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोला ड्रिंक्स जो हैं ये एक एक तरह की होती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो हैं इनमें ओवरलैपिंग है, टी और कॉफ़ी जो है ये मिलती जुलती हैं। तो ये सारे कंपेटिटिव सेट्स हैं। अब कंपेटिटिव सेट्स जब भी होंगे तो एक दूसरे के बड़े स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होंगे। जैसे आपको अगर चाय नहीं मिलेगी तो आप कॉफ़ी पी लेंगे, आपको कोला ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी तो आप दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो चले जाएंगे उस पे। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं मिलती है तो आप एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कंपेटिटिव सेट्स हमें अपनी पोजीशनिंग बनाने और अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको समझने में मदद देते हैं। अगर हम बेवरेजेस के लेवल से एक स्टेप नीचे आ जाएं और सिर्फ कोल्ड बेवरेजेस की बात करें जो कि थर्स्ट को सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो आप देखें कि ना सिर्फ हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बल्कि जो हमारे डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे वर्टिकल एक्सिस पे देखें, देयर इज फ्रूटी एंड नॉट फ्रूटी, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे हाई एनर्जी और लो एनर्जी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ रहे हैं। अब इसमें से टी और कॉफ़ी निकल गई, कई और जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकल गई। जो बाकी रह गई हैं उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं। तो ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसको मजीद बढ़ाएंगे इस परसेप्चुअल मैप के बारे में। फिर अगर हम कोल्ड बेवरेजेस में भी एक लेवल नीचे आ जाएं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे जो कंपेटिटर्स हैं अगेन वो कम हो गए, और उसके साथ साथ हमारी जो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स हैं, पोजीशंस हैं, वो भी चेंज हो गई। जैसे अब हमारे वर्टिकल एक्सिस पे है फन एंड सीरियस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे वेरी स्वीट वर्सेस नॉट सो स्वीट। तो अब यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स रह गए, जैसे फांटा है, पेप्सी है, माउंटेन ड्यू है, स्प्राइट है, पेप्सी मैक्स है, कोक जीरो है, एंड सो ऑन। और ज्यादातर इसमें जो आपको नजर आ रहे हैं वो वेरी स्वीट और फन वाले क्वाड्रेंट में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कई जगहों पे अपॉर्चुनिटी गैप्स भी मौजूद हैं। अगर हम बेवरेजेस फैमिली को मजीद नैरो डाउन करें और जो कंपटीशन है वो सिर्फ कोला ड्रिंक्स के दरमियान देखें, तो एक दफ़ा फिर हमारे जो
एट्रीब्यूट्स एक्सिस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब वर्टिकल एक्सिस पे आ रहे हैं हमारे पास मॉडर्न और न्यू वर्सेस ट्रेडिशनल, और हॉरिजेंटल में जो है वो आ रहे हैं लो शुगर टेस्ट वर्सेस हाई शुगर टेस्ट। तो यहाँ पे पेप्सी और कोक के जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं कोला के, वो आपको नज़र आ रहे हैं। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हमारे लिए इनसाइट्स हैं। जैसे आप देखें कि कोक क्लासिक और पेप्सी जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, ये तो आपस में स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं ही, बिकॉज के दोनों हाई शुगर टेस्ट रखते हैं, दोनों ट्रेडिशनल हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो कंपेटिटर्स का सेट बन रहा है वो पेप्सी मैक्स का कोक जीरो के साथ बन रहा है। जबकि जो डाइट कोक है और डाइट पेप्सी है, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम अपनी कैंपेन चलाएंगे और हम अपने कंपेटिटर्स को कंसिडर करेंगे, तो हमें ये ज़हन में रखना है कि अगर हम कोक जीरो हैं तो हमारा जो डायरेक्ट मुकाबला बन रहा है वो पेप्सी मैक्स के साथ बन रहा है, ना कि डाइट पेप्सी के साथ जो है वो बनेगा। तो हम अपनी स्ट्रेटेजीज भी अकॉर्डिंगली जो है वो बनाएंगे। मोर ओवर इसी में हमें पता चल रहा है कि पेप्सी वालों के लिए पेप्सी नेक्स्ट एक यूनिक ब्रांड है, क्योंकि उसका कंपेटिटर नज़दीक तरीन कोई भी नहीं है। और इसी तरह से डाइट कोक जो है वो कोक के लिए एक यूनिक ब्रांड है कि उसका कंपेटिटर भी जो है वो नज़दीक कोई भी नहीं है। तो इनकी जो यूनिक पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, इनको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं।